हेलो। हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे थे। सांख्यिकी में हम लोग सबसे पहला केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो गणितीय माध्य होता है हमने समांतर माध्य। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया आपको है कि समांतर माध्य व्यक्तिगत या खंडित या सतत श्रेणी में कैसे लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आप देखिएगा। अब अगले क्रम में हम जो उसकी एग्जाम में पॉइंट्स आते हैं, जितने भी एग्जाम में पॉइंट्स आते हैं मैं बता रहा हूँ। जब मैं पीसीएस में जीएस के 2 पेपर आते थे, सिविल सर्विसेज यूपी पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी पीसीएस के जीएस में पहले ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 200 नंबर के 150 क्वेश्चन आते थे यूपी पीसीएस के। 2018 से सिलेबस चेंज हो गया, अब ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे। तो जो सेकंड पेपर था इसमें लगभग 60 क्वेश्चंस, 60 में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सांख्यिकी के आते थे। बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, लगभग प्रमाण विचलन तो बहुत इंपॉर्टेंट सांख्यिकी के आते थे। तो मैंने कई बार दिया है, मैंने इसमें अच्छा ले लिया। 150 में मैंने एक बार 130 से ऊपर नंबर पाया, 130-35 नंबर मैंने पाया। मैंने पीसीएस के कई इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट आती थी। अब तो मेंस में लिखित में हो गई सांख्यिकी, ठीक है। अगले क्रम में मैं बताता हूँ कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो न्यूमेरिकल के साथ साथ छोटी छोटी बिंदुओं को कैसे आप सांख्यिकी में जानेंगे, आ जाता है। अधिकतर जब हम यहाँ समांतर माध्य के छोटे बिंदुओं पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे तो अधिकतर हम मीडियन और मोड, माध्यिका और मोड से कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि एक ये गणितीय माध्य और स्थैतिक माध्य। तो आप ध्यान से देखिए कि क्या हम करने जा रहे हैं और क्या कैसे चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मीन की इंपॉर्टेंस पॉइंट जो एग्जाम में आपको छोटी छोटी चीजें आती हैं। अभी इसमें और है, मैं और अभी आगे बताऊंगा। जैसे पहला ये आदर्श माप है, आइडियल और यूनिक मेजरमेंट अगर पूछे तो आप मीन को लगाइएगा। सब मीन के लिए माध्य जो मीन रहता है ये केंद्रीय वैल्यू है, वैल्यू कहलाती है, इट इज सेंट्रल वैल्यू। भौतिक जैसे अगर ये पूछते हैं कि गुरुत्वीय केंद्र या ग्रेविटी पॉइंट्स किसी कहते हैं, किस मेजर ऑफ सेंट्रिफ्यूगल करते हैं, तो हम कह सकते हैं मीन। ग्रेविटी ग्रेविटेशन टाइप होता है, ग्रेविटी पॉइंट, ग्रेविटेशन पॉइंट अगर हम कहें, गुरुत्वीय बल, भौतिक का जैसे गुरुत्वीय बल होता है पॉइंट्स होता है, उसी तरह हम मीन को संज्ञा दे सकते हैं। तीसरा जो है जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज्यादा इफेक्टिव, चरम मूल्यों से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, मीन होती है। चरम मूल्य मतलब किसी भी मान को या अधिक या कम किसी भी कहीं भी मान को हम परिवर्तन करते हैं तो मीन बदल जाती है, जबकि मीडियन और मोड में मैं बताऊंगा कि वो परिवर्तन कभी कभी नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट 5 है सममित। आपको जब डिस्पर्सन पढ़ाया जाएगा, अपकिरण पढ़ाया जाता है, अपकिरण के बाद सममितता पढ़ाई जाएगी। बस आप इतना ही भी आप जानिए कि अगर श्रेणी सममित है तो मीन मीडियन मोड दोनों बराबर होते हैं। श्रेणी सममित में आपकी एक घंटाकार आकृति बनती है, ठीक है, जहां पे मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर। अगर इसको बीच से काट के इसको ढक लिया जाए तो ढक लेगा इसको, इस पॉइंट्स को अगर हम ये A1 A2 को लेके इधर आएंगे, इसको ढक लेगा, ठीक है। सममित में सभी पदों को समान महत्व देता है, इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर ऑल आइटम्स, सभी पदों को इसने समान महत्व देता है। हाँ, भारित एक समांतर माध्य होता है जिसमें सभी पदों को समान महत्व नहीं देता। अगर भारित शब्द आएगा, वैसे आप सिंपल में आप ज्यादातर प्रयोग देखेंगे कि सभी पदों को समान महत्व देता है। और आप, मैंने बार बार प्रीवियस वीडियो में बताया है कि समांतर माध्य से आप प्रमाण विचलन, कोरिलेशन, सहसंबंध, रिग्रेशन, प्रतिगमन या विषमता में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक और आगे की कई ठो जांचों में जब टेस्ट आप पढ़ेंगे, या टेस्ट, टी टेस्ट या जेड टेस्ट या काई स्क्वायर, तो वहां कहीं ना कहीं आपको अधिकतर मीन की बात आएगी। मीन बार बार आएगा, इसलिए मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के शोध में, चैप्टरों में मीन की ज्यादा उपयोगिता होती है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 8 नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम रेखाचित्र बाई डायग्राम से कैलकुलेट नहीं कर सकते, रेखा चित्र से नहीं ज्ञात, इट इज नॉट कैलकुलेटेड फ्रॉम डायग्राम। डायग्राम आप जानते हैं, बहुत तरह के डायग्राम बनते हैं, आपको अलग प्रीवियस में बताए जाएंगे। जैसे आयत चित्र बनता है, बहुभुज बनता है, वक्र बनता है, फिर आपका पाई डायग्राम बनता है, दंड डायग्राम बनता है, दंड में सिंगल, डबल, ट्रिपल कई तरह के होते हैं, तो ये डायग्राम बनता है। तो डायग्राम की सहायता से हम मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में आएगा कि डायग्राम, रेखा चित्र या डायग्राम की सहायता से किसको कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, मीडियन को, मोड को, तीसरा दे देगा मीन को, तो आपका ऑप्शन मीन होगा, ठीक है। समांतर माध्य से विचलन का योग सुनना होगा, प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा
वर्गों का योग सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी वर्गों का योग जो करेंगे, स्क्वायर करेंगे विचलन के बाद, तो न्यूनतम होगा। रिलेटिविटी दे सापेक्षता दे तो न्यूनतम होगा। ठीक है। औसत अंक, ये इसका प्रयोग मैंने बताया कि औसत अंक, औसत उम्र, औसत मजदूरी, औसत आय के लिए करते हैं। समांतर माध्य का प्रयोग गुणात्मक अध्ययन के लिए नहीं किया जाता है। इसमें और देख रहे हैं जो उसमें बाकी रह गया था, ध्यान से देखिए। जो 11th के बाद हम 12th से शुरू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, नहीं तो एक कंपटीशन का एग्जाम है, गलत एक भी होगा बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए बारीकी से अध्ययन करना। हम आपको छोटी छोटी पॉइंट्स बता रहे हैं जिससे आपको कोई समस्या नहीं। हम देखते हैं आगे। अगला भारित माध्य। अभी बताया था जस्ट कि भारित माध्य वेटेज एवरेज मीन का प्रयोग करते हैं मीन में। तो इसमें क्या होता है, भारित में क्या होता है, अलग अलग हम सबको भार देते हैं। वेट जो होता है हम अलग अलग देते हैं, तो इसको भारित माध्य बोलते हैं। तो अलग अलग देते में क्या है, यदि सबको वेट माने भार, जैसे मान लें अगर कोई श्रेणी है, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 भार दिया जाता है। आप क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको इन फ्यूचर बताया जाएगा, अभी मैंने बताया नहीं। यदि आप भार सबको इक्वल दे रहे हैं तो मीन बराबर वेटेड का मीन बराबर होगा। मीन एक सिंपल मीन और वेटेड मीन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि छोटे को बड़ा, दूसरे में क्या है, छोटे को जो छोटे वाले मान है उनको बड़ा वैल्यू दे रहे हैं, और जो बड़ा मान है उनको हम छोटा वैल्यू दे रहे हैं, तो मीन का मान वेटेड मीन से ज्यादा होगा। ठीक है। और अगर छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा, समान छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा महत्व दे रहे हैं, तो मीन वेटेड मीन से वेटेड मीन से कम होगा। तो पूछ सकता है यदि छोटे को हम छोटा और बड़े को बड़ा महत्व देते हैं तो मीन क्या होगा, वेटेड मीन से कम होगा। छोटे के वैल्यू को हम बड़ा और बड़े को छोटा महत्व दें तो मीन वेटेड मीन से ज्यादा होगा। अगर बराबर महत्व दें तो वेटेड मीन और वेटेड मीन के क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। और आप जानते हैं मीडियन और मोड में सामूहिक माध्यिका या सामूहिक बहुलक हम ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन सामूहिक माध्य, समांतर माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं। कंबाइंड मीन करते हैं, हम कंबाइंड मीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसी में 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा कि 1, 2 या 2 से, जब 2 या 2 से अधिक, 1 से अधिक कोई भी पद अलग अलग हो तो हम कंबाइंड, औसत में मीन ज्ञात करना, कंबाइंड अर्थात मीन के लिए कंबाइंड मीन का प्रयोग करते। अब इंपॉर्टेंट 14 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से देखिए। ओरिजिन और स्केल का आगे प्रयोग होता है। ओरिजिन में प्लस माइनस बोलते हैं और स्केल में गुणे और भाग बोलते हैं। ध्यान से देखिए, सभी पदों में अगर हम यक्स जोड़ दें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी पदों में अगर हम 2-2 जोड़ दें तो मीन क्या होगी, मीन अगर यक्स है तो मीन हो जाएगी यक्स प्लस 2। अगर घटा दें यक्स माइनस 2, अगर 2-2 घटा दें, गुणे 2 करें, भागे 2 करें, सभी पदों में, ये कंडीशन है कि सभी पदों में, ऐसा नहीं कि अगर 15 पद हैं 10 में किया जाए 5 में न किया जाए, ऐसी कंडीशन। सभी पदों में 2 जोड़ने से मीन 2 बढ़ जाएगा, सभी पदों में 2 घटाने से मीन 2 घट जाएगा। ये अगर यक्स मीन है, मीन का मान क्या है, यक्स। सभी पदों में 2 से गुणा करने पे 2 गुणे यक्स हो जाएगा। सभी पदों में 2 से भाग देने पे अगला मीन क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 2। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, अगर किसी भी श्रेणी का मीन मान लीजिए 40 है, समांतर माध्य 40 है, यदि सभी पदों में 5-5 जोड़ दिया जाए तो समांतर माध्य कितना होगा, 40 + 45। सभी पदों में से 5-5 घटा दिया जाए तो 40 - 5 35। सभी पदों में 5-5 गुणा कर दिया तो 40 × 5 200 हो जाएगा। सभी पदों में 5 से भाग दे दिया जाएगा तो 40/5 8 हो जाएगा। इस चीज को आप, इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको स्केल बोलते हैं। इफेक्ट, इसका इफेक्ट पड़ता है उच्चतम और न्यूनतम मूल्यों से सर्वाधिक। इफेक्ट ऑन एक्सट्रीम वैल्यू, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी वैल्यू रहेगी उससे मैक्सिमम इफेक्ट पड़ेगा मीन पे। मीडियन और मोड पे मिनिमम इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। अभी मैं मीडियन पढ़ाऊंगा, कुछ वैल्यू को मैं चेंज करूंगा, मीडियन चेंज ही नहीं होगी। अभी कई बार पीसीएस में पूछा था, अभी स्टेटिक्स तो हर जगह आती, पूछा था कि किसी श्रेणी का माध्यिका इतना है, यदि ऊपर की वैल्यू को एक सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, स्थानापन्न कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं, हम आगे आपको बताएंगे। अगला अपवर्जी। अपवर्जी का मतलब एक्सक्लूसिव, इनक्लूसिव, कोई भी मेथड है। कंटिन्यूअस श्रेणी के 2 मेथड हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। अगर दोनों में से किसी से हम सवाल लगाएं, मतलब कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज अधिकतर किया जाता है। मीडियन और मोड में आपको करना पड़ेगा इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, लेकिन आप मीन में अगर आप चेंज नहीं करेंगे तब भी आपके
मिड वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मिड वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आपके मीन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूछ देगा अपवर्जी से अगर हम समावेशी से अपवर्जी में अगर हम चेंज करें या इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करें तो मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मीन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन जो है ये इसके लिए एक जांच होती है, चार्लियर विधि का प्रयोग किया जाता है। कितना वो शुद्ध है और अशुद्धता के बारे में जांच चार्लियर विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मीन के लिए। और इंपॉर्टेंट, मीन बीजगणितीय विवेचन है। गणितीय आप जब इसको पढ़े हैं तो गणितीय माध्य में मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आया। स्थैतिक माध्य में पोजिशनल में क्या आएगा? मीडियन और मोड आया। तो यहाँ पे जैसे मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को बीजगणितीय अलजेब्रिक फॉर्म में हम कैलकुलेट विवेचना संभव है, अलजेब्रिक फॉर्म हम कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी चर, अगर चर x में है तो मीन आपका x में होगा, चर y में है तो मीन y में होगा। अभी कल मैंने बताया था। ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में करिए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अधिकतर जो मीन की तुलना हम किससे किए हैं? मीडियन और मोड से किए हैं, क्योंकि गणितीय माध्य हम उससे तुलना किए हैं। जैसे पूछ दे कि सामूहिक माध्य का प्रयोग किसमें किया जाता है? मीन, मीडियन, मोड, तो हम मीन मानेंगे। भारित माध्य का प्रयोग किसमें किया जाता है? मीन मानेंगे। बीजगणितीय का प्रयोग किसमें किया जाता है? मीन मानेंगे। किसको रेखा चित्र या डायग्राम से नहीं ज्ञात किया जा सकता है? आप मीन मारेंगे। जो चरम मूल्यों से ज्यादा प्रभावित होता है कौन सा माध्य है? तो आप मीन मारेंगे। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। आपको समझ में भी आ रहा होगा। हम 2-4 क्वेश्चंस आपको देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग माध्य से कुछ क्वेश्चन लिए, छोटा छोटा, जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में आ सकता है। बड़े नहीं आएंगे, छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं। यूपीपीसीएस के सांख्यिकी का जो पेपर आता था सब उसके क्वेश्चंस हैं। और टीजीटी पीजीटी में आप सर्च करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ, अमाउंट इधर उधर चेंज होगी। पहला क्वेश्चन जो है, किसकी माप त्वरण कर्व बोलते हैं, किसके द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं? तो मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, मीन। हिंदी में बोलेंगे माध्यिका, चतुर्थक और दशांक, और ये बोलेंगे माध्य। तो आपको मैंने बताया है कि त्वरण या ग्राफ से किसको नहीं ज्ञात किया जा सकता, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीन। ये कई बार आपके सामने आएगा। हाँ, अगर इसमें बहुलक भी दे देगा तब भी मीन होगा, तब यहाँ ग्राफ देगा तो मीन होगा। बहुलक को भी ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम आते हैं। 15 संख्याओं का माध्य 41.4 है, तो उन संख्याओं का योग क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 15 संख्याओं का माध्य क्या है? 41.4। अगर हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व करें ये 2 वाला, तो 15 संख्याओं का माध्य 41.4, मतलब n बराबर आपका हो गया 15, मीन बराबर आपका हो गया 41.4। ठीक है, तो आपका सूत्र फार्मूला क्या है? मीन बराबर सिग्मा x बटे n, ये होता है। और योग पूछा है, योग हमको ये ज्ञात करना है। तो आप मान रख दीजिए x का मान 41.4 बराबर मीन, n का मान कितना दिया है? 15। तो सिग्मा x बराबर क्या होगा? 15, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणे 15, 15 चौको 60, 6, 15 कम 15 6 21 2, और 15 चौको 60 2 621 हो जाएगा। 21 योग कितना हो जाएगा? 621। हम दूसरा लगाते हैं। दूसरा, इसको समझ में आपको आ गया? सूत्र पे आप रख देंगे योग पूछा है, सिग्मा x का योग, जो x पद है उनका योग पूछा है 621। ठीक है, दूसरा हम आते हैं। 5 संख्याओं का माध्य 8, अंतिम 3 संख्याओं का माध्य 6, तो शेष 2 संख्याओं, 5 संख्याएं हैं उसमें 3 का माध्य दिया है, शेष 2 का माध्य पूछा है। तो इसका मतलब कि इसको हम कंबाइंड, 3 का अलग माध्य है, 2 का अलग माध्य है, इसका मतलब इसको बोल देंगे हम संयुक्त माध्य ज्ञात करना है। तो संयुक्त माध्य का सूत्र होता है, ध्यान से देखिए, कंबाइंड मीन का क्या फार्मूला होता है? सॉल्व अगर हम करें, क्योंकि कंबाइंड मीन कैसे, जो 5 ही संख्याएं हैं, ये 5 क्या है? 5 ये है, इसमें 3 का अलग माध्य है, 2 का अलग माध्य, कंबाइंड हो गया ना, 3 का अलग 2 का अलग, दोनों मिलकर 5 का औसत बनाएंगे। तो कंबाइंड मीन बराबर होता है, कंबाइंड मीन में मिनिमम 2 तरह के ग्रुप होने चाहिए। अकेले रहेगा तो कंबाइंड कहाँ होगा? कंबाइंड मतलब मिनिमम 2 से अधिक चाहे जितना भी हो सकते हैं। तो 2 है, तो पहले को हम मानते हैं x1, उसका मीन होता है, उसको हम बोलते हैं n1। फिर दूसरे को बोलते हैं x1, x2, n2, तीसरे को बोलते हैं x3, n3। इस तरह हम सबसे आगे तक अनंत तक चलते चले, जितने भी पद हमको मिले। बेटे
संख्या इसमें n1 प्लस n2 प्लस n3, इस तरह हम भी इसे चले जाएंगे आगे, प्लस x4 चौथा ग्रुप, n4 प्लस 5, इस तरह से ये दोनों करते चले जाएंगे। अब हम कंबाइंड मीन ज्ञात करें, इस फार्मूले पे रख दें तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास दो ग्रुप है, 5 था, 5 में एक 3 का ग्रुप है, एक 2 का ग्रुप है, 2 ग्रुप है, तो 2 ग्रुप में आप कंबाइंड मीन रखिए। चलिए जो मान आपको पता है 5 संख्याओं का मान, कंबाइंड मीन पता है, टोटल 2 ग्रुप है, 3 2, लेकिन इसका पता है इसका मान कितना 8, तो आप यहाँ 8 रखिए। आप गणित पढ़ रहे हैं, जो चीजें आपको अवेलेबल हो वहां पे मान रखें, ठीक है, 8 रख दीजिए। पहले का ग्रुप क्या है 3, इसका मीन 6, तो 3 गुणे 6, अब यहाँ पे क्या निकलेगा x1 3 n1 6, x2 नहीं दिया है, ये ज्ञात करना है, और n2 दिया है 2, ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप ए है। यहाँ पे आप मीन की बात करें तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 2 मिलके कितना हो गए हमारे 5, और ये हमको यही ज्ञात करना है, यक्स मीन, दूसरे का मीन ज्ञात करना। तो आप रखिए, तो x1 n1 3 गुणे 6, या इसको इधर उधर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 गुणे 3, अगर इसको आप देखेंगे मीन 6 गुणे 3, प्लस दूसरे का x2 नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन n2 दिया है, 2 संख्याओं का गुणे 2 बटे n1 कितना है 3 प्लस n2 3, तो अब ज्ञात करिए 8 6 3 18 प्लस x2 बटे 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 5 8 40, 40 और 18 इधर ले लीजिए, 18 बराबर 2x बार, तो 18 घटा देंगे 40 में से, तो आपका हो जाएगा 12 22 बराबर 2x, तो x बार बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका 2 है, इसके साथ 2 लगाइए, तो 22 बटे 2 बराबर 11, 2 संख्याओं का औसत कितना निकल के आएगा आपका 11, तो लगाते हैं सब। अब देखिए तीसरा क्या है, कंबाइंड मीन दिया था, 3 का ग्रुप थी, कंबाइंड मीन में से 3 का अलग औसत था, 2 का औसत ज्ञात करना था। यहाँ पे देखते हैं क्या, एक ग्रुप ए दिया है, 5 का माध्य 60 है, 10 का माध्य 30 है, 15 का माध्य 20 है, तो कुल 30 का माध्य। तो अब आप देखिए इसमें x1 कितना है 60, n1 कितना है आप देखते हैं 5, ये ग्रुप ए निकला। दूसरा ग्रुप निकालिए x2, दूसरे ग्रुप का x2 30 और n2 10, मतलब प्रेक्षण तो मतलब पद, 5 कोई भी प्रेक्षण है, 5 कोई भी पद है, आइटम्स है, उसके मीन, तो 5 आइटम्स की मीन ऑफ द 5 आइटम्स 60 and mean of the 10 items 30 and mean of the 15 items is 20. How many total mean of the 30 items? तो 30 आइटम्स टोटल का हमको कंबाइंड ज्ञात करना है, इसको कंबाइंड मीन बोलेंगे। अब इसको बोलते हैं x3 क्या हो जाएगा हमारा 20, और n3 हमारा हो जाएगा 20 15, n3 हो जाएगा हमारा 15। ये है 3 ग्रुप दिए, तो कंबाइंड मीन का सूत्र रखिए, कंबाइंड मीन एग्जाम में आए हुए हैं, तो x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस x3 ग्रुप है 3 तक रखिए, बटे n1 प्लस n2 प्लस n3, ये रख दीजिए। x1 कितना है 60, n1 कितना है 5, ठीक है, ये ग्रुप ए हो गया। दूसरा ग्रुप देखते हैं, ब्रैकेट में रखिए क्योंकि गुणा करके जोड़ना है, ठीक है। तो देखते हैं माध्य 30 गुणे 10, तीसरा का देखते हैं 20 गुणे 15, और इसको n1 देखते हैं, n1 5 10 15, 5 प्लस 10 प्लस 15, संख्या से भाग दे देंगे, टोटल संख्या से, तो देखते हैं आप इसमें गुणा करिए 300 प्लस 300 6 25 30, 300 प्लस 300 3 30, इसमें गुणा करिए 15 दूना 30, 300 सब आ रहा है, इसको जोड़िए 30 बराबर 900 बटे 30, 3 त्रिक 9 बराबर 30। एवरेज क्या आ गया, कंबाइंड मीन 30 प्रेक्षण का एवरेज कितना आ गया 30। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत से क्वेश्चंस हैं
रेखा चित्र से कौन नहीं ज्ञात कर सकते मीन, तोरण से कौन नहीं ज्ञात कर सकते मीन। तो कंबाइंड मीन में कैसे आप ज्ञात करेंगे, कभी कभी पदों को दे देगा, कंबाइंड मीन पूछेगा, कभी कभी देखिए इस क्वेश्चन में कंबाइंड मीन दिया था तो दो पदों का औसत पूछा था। कैसे बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ABCD इतने हैं दोस्त हैं, उनका कुछ लोगों का भार इतना, कुछ लोगों का भार इतना, तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। ठीक, लेकिन गणित का एक फार्मूला मैं आपको लिख सकता हूँ, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं का, मैथ में तो बहुत n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, उनके घनों का योग, औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, बहुत तरह के क्वेश्चन गणित में बनते हैं। लेकिन n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर गाँव प्राकृतिक औसत, प्राकृतिक मतलब एक से जो शुरू है, जीरो नहीं, तो आप देखें n प्लस 1 बटे 2n, ये सूत्र होता है n प्राकृतिक। अगर कुछ दूसरा दिया क्वेश्चन बन जाए कि 15 शुरू के मतलब 15 प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक, n प्राकृतिक, शुरू के 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो n के जगह 15 रखिए, 15 प्लस 1 बटे 2 गुणे 15 कर देंगे, 15 गुणे 16 बटे 15 दूना 30, इसको 2 से काट लेंगे 8, औसत कितना हो जाएगा हमारा 8। अगर योग पूछे तो n हटा देंगे, 15 8 120 हो जाएगा। तो इस तरह से योग पूछेगा 15 संख्याओं को 120, औसत पूछ दिया तो 8। इस तरह से आप ज्ञात करिए, पढ़िए, समझिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। आप मेहनत करिए। आपके इसके बाद आपको मीडियन पढ़ाया जाएगा कि मीडियन में क्या होता है, क्या समस्याएं आती हैं, फिर मोड पढ़ाया जाएगा, फिर हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक पढ़ाया जाएगा। हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक के बहुत कम सवाल बनते हैं, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड मीडियन होता है। ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, बाय।